हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका सृजन आईएएस पीसीएस चैनल में। अभी हम लोग यूपी पीसीएस का जीएस 5 का लेक्चर्स देख रहे थे, जिसमें कि मैंने फर्स्ट लेक्चर करवाया था, जिसमें कि मैंने यूनिट 1 के पार्ट 1 करवाए थे, जहाँ पे मैंने पैलियोलिथिक पीरियड्स, उसके बाद फिर वैदिक एज, आईवीसी और फिर बुद्धिज्म, मौर्यन, पोस्ट मौर्यन, ये कुछ टॉपिक्स करवाए थे उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। अब इस लेक्चर में मैं करवाने वाली हूँ जैनिज्म, गुप्ता पीरियड और फिर कुछ एंशिएंट सिटीज उत्तर प्रदेश के। ठीक है, अब देखते हैं जैनिज्म इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, अयोध्या जो है वो 5 तीर्थंकर का बर्थ प्लेस था। फर्स्ट है ऋषभनाथ ऋषभदेव, जो फर्स्ट तीर्थंकर थे जिनका जन्म सूर्यवंशम डायनेस्टी अयोध्या में हुआ था। ठीक है, सेकेंड है सुमतिनाथ, थर्ड अभिनंदन नाथ और चौथा अजितनाथ एंड पांचवा अनंतनाथ। ठीक है, ये 5 तीर्थंकर है जिनका जन्म यूपी में अयोध्या में हुआ है। फिर 4 तीर्थंकर जिनका जन्म वाराणसी में हुआ है, वो है पार्श्वनाथ, श्रेयांसनाथ, चंद्रप्रभा एंड सुपर्श्वनाथ। ठीक है, ये 4 आप नाम याद रखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है दियोगढ़ जैन कॉम्प्लेक्स। दियोगढ़ जैन कॉम्प्लेक्स ये ललितपुर बुंदेलखंड रीजन में लोकेटेड है। यहाँ पे 31 जैन टेम्पल्स है जो कि बनाया गया है 8 से 17 सेंचुरी सीई के टाइम पे, और ये लार्जेस्ट जैन कॉम्प्लेक्स है वर्ल्ड का। इन्फ्लुएंस इन बुंदेलखंड रीजन में भी जैनिज्म का स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस था। ठीक है, सेवरल इम्पॉर्टेंट तीर्थ पिलग्रिमेज साइट्स है बुंदेलखंड में। ये 5 इम्पॉर्टेंट साइट्स है जैनिज्म के यूपी में। श्री जैन श्वेतांबर मेरठ में, श्री दिगंबर जैन वाराणसी में और श्री दिगंबर जैन आगरा में। ठीक है, और श्री दिगंबर जैन मथुरा में। श्री दिगंबर जैन जो है वो 3 जगह पे है, वाराणसी, आगरा, मथुरा। ठीक है, उसके बाद शोभनाथ टेम्पल श्रावस्ती। अब नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश, द बर्थ ऑफ प्लेस ऑफ मेनी जैन तीर्थंकर। अभी हमने ऊपर देखा कि 5 जैन तीर्थंकर का जन्म जो है वो अयोध्या में हुआ था, 4 का जन्म जो है वो वाराणसी में हुआ था। ये कुछ रिपीटेशन आपको मिलेंगे तो आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, वाराणसी में हमने देखा था 4 जैन तीर्थंकर का जन्म हुआ था, उसमें से एक थे लॉर्ड पार्श्वनाथ जो 23rd तीर्थंकर थे। ये इनका टाइम पीरियड है 877 BC से 777 BC तक। ठीक है, ये जन्म इनका वाराणसी में हुआ है। अभी देखें, इनका 4 फोल्ड रिस्ट्रेंट, मतलब इनकी जो टीचिंग थी वो 4 इंपॉर्टेंट टीचिंग थी, अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। ठीक है, फिर पार्श्वनाथ जैन टेम्पल ये भी वाराणसी में है, ये जो कि एक मेजर पिलग्रिमेज साइट है। अब नेक्स्ट है कुंदलपुर अयोध्या। यहाँ पे 5 जैन तीर्थंकर का जन्म हुआ था, ये रिपीटेशन है। ऋषभनाथ आदिनाथ जिनको बोला जाता है, ये फर्स्ट तीर्थंकर है। अजितनाथ सेकंड तीर्थंकर है। अभिनंदन नाथ 4th, सुमतिनाथ 5th एंड अनंतनाथ 14th। ठीक है, ऋषभनाथ ये फाउंडर है जैनिज्म का, क्योंकि फर्स्ट तीर्थंकर है तो यही फाउंडर है जैनिज्म के। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कुंदलपुर जैन टेम्पल नियर अयोध्या, ये भी मेजर पिलग्रिमेज सेंटर है अयोध्या में। ठीक है, फिर काशी कौसंबी, ये इंपॉर्टेंट जैन हिस्टोरिकल साइट्स है। नेक्स्ट है जैनिज्म ग्रोथ एंड एक्सपेंशन इन यूपी। यहाँ आप देख सकते हैं एंशिएंट जैन मोनास्टिक सेंटर यूपी में कहाँ कहाँ पे थी, कौसंबी में, काम्पिल, फर्रुखाबाद में, हस्तिनापुर में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट जैन मोनास्टिक सेंटर्स है यूपी में। ये सेंटर्स फ्लरिश्ड हुआ था जनरली मौर्यन और गुप्ता पीरियड्स के टाइम पे, और जैन मॉन्क्स जो है उन्होंने काफ़ी सैक्रेड टेक्स्ट जो है वो कंपोज किए थे यहाँ पे, जैसे कि अगमाज। ठीक है, इन साइट्स पे। नेक्स्ट है मौर्यन एंड गुप्ता पैट्रोनेज फॉर जैनिज्म इन यूपी। मौर्यन एंड गुप्ता का पैट्रोनेज मिला करता था जैनिज्म को यूपी में। चंद्रगुप्त मौर्य ये जैन में कन्वर्ट हो गए थे और अपना फाइनल ईयर जो है उन्होंने एज ए जैन एस्टिसिज्म की तरह बिताया था। ठीक है, उसके बाद फिर गुप्ता रूलर इन्होंने इनकरेज किया था जैनिज्म को, बहुत सारे टेम्पल्स बना के, और जैन स्कॉलर्स को प्रमोट करते थे मथुरा और कौसंबी जैसे रीजन में। ठीक है, अब नेक्स्ट है मथुरा। ये काफ़ी मतलब बड़ा सेंटर रहा है ये जैन आर्ट और आइकोनोग्राफी का। मथुरा एक मेन जैन आर्टिस्टिक हब बना है। ठीक है, जहाँ से बहुत सारे तीर्थंकर स्कल्पचर्स प्रोड्यूस हुए हैं। फिर कांकरी टीला जैन कॉम्प्लेक्स जो कि मथुरा में ही है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सकवेटेड जैन साइट्स है इंडिया का। ठीक है,
फिर रोल ऑफ जैन आचार्य एंड स्कॉलर्स इन यूपी। आपको जैन आचार्य इनके बारे में नाम आपने सुना होगा, भद्रबाहु, हरिभद्रा। इन्होंने जैन टीचिंग्स को यूपी में स्प्रेड किया था। नेक्स्ट चलते हैं प्रोमिनेंट जैन पिलग्रिमेज साइट्स इन यूपी। ठीक है, यहाँ पे जैन के क्या क्या पिलग्रिमेज साइट्स हैं इंपॉर्टेंट यूपी में, उसकी बात कर रहे हैं। फर्स्ट है हस्तिनापुर मेरठ में। ठीक है, ये मोस्ट सेक्रेड जैन पिलग्रिमेज साइट है। यहाँ पे 3 जैन तीर्थंकरस का बर्थ हुआ था, शांतिनाथ, कुनंथुनाथ, अरनाथ। ठीक है, और यहाँ पे दिगंबर जैन टेम्पल और श्वेतांबर जैन टेम्पल, ये 2 इंपॉर्टेंट जैन टेम्पल है हस्तिनापुर मेरठ में, जो कि थाउजेंड्स ऑफ डिवोटीज को अट्रैक्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट है देवघर ललितपुर। ठीक है, ये फेमस फॉर जैन केव के लिए काफ़ी फेमस है ये देवघर जैन टेम्पल। ये 6th से 9th सेंचुरी में बनाया गया है। यहाँ पे रॉक काट स्कल्पचर्स आपको देखने को मिलेगा और इंस्क्रिप्शंस भी देखने को मिलेगा। और फिर देवघर ललितपुर जो है, ये गुप्ता एरा में इसको पैट्रोनेज दिया जाता था जैनिज्म को, इस जगह पे यूपी में। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कौसम्बी एंशिएंट जैन सेंटर। ये एक इम्पॉर्टेंट जैन सेंटर था। यहाँ पे एक्सकवेशन जैन स्तूपा का और फिर टेम्पल रेमिनेंट्स, ये सब एक्सकवेट किया गया है मौर्य और गुप्ता पीरियड्स के टाइम का। ठीक है, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सेंटर है काशी वाराणसी। यहाँ पे भी बहुत सारे जैन टेम्पल्स हैं। और श्री पार्श्वनाथ जैन टेम्पल, ये इंपॉर्टेंट जैन टेम्पल है जो कि लॉर्ड पार्श्वनाथ के लिए डेडिकेटेड है। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट जैन टेम्पल है इंडिया का। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं जैनिज्म इन्फ्लुएंस ऑन उत्तर प्रदेश सोसाइटी एंड कल्चर। उत्तर प्रदेश के सोसाइटी और कल्चर पे जैनिज्म का क्या इन्फ्लुएंस पड़ा है, उसके फर्स्ट है प्रमोशन ऑफ अहिंसा, नॉन वायलेंस एंड वेजिटेरियनिज्म। जैनिज्म का आपको पता है कि वो अहिंसा को प्रमोट करता है, वेजिटेरियनिज्म को प्रमोट करता है। ठीक है, तो इसका इफेक्ट यूपी में भी देखने को मिला है। जैन इन्फ्लुएंस इन यूपी स्प्रेड नॉन वायलेंस, ट्रूथफुलनेस, वेजिटेरियनिज्म इन सोसाइटी। ठीक है, फिर जैन कंट्रीब्यूशन टू यूपी इकोनॉमी, ट्रेड एंड कॉमर्स। यहाँ पे मेजर बिजनेस सेंटर डेवलप हुए थे जैनिज्म के कारण, आगरा, मेरठ, वाराणसी। ठीक है, ये हब ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री बनी थी। ये जैन का कंट्रीब्यूशन था यूपी के इकोनॉमी में। फिर जैन लिटरेचर फिलॉसफी फ्लरिश्ड इन यूपी। बहुत सारे जैन टेक्स्ट एंड कमेंटरीज ये लिखे गए थे संस्कृत और प्राकृत लैंग्वेज में यूपी के मोनास्टिक सेंटर्स में। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं मॉडर्न रिवाइवल एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर जैनिज्म इन यूपी। ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया है जैनिज्म को प्रमोट करने के लिए, रिवाइव करने के लिए। फर्स्ट है कि स्पिरिचुअल टूरिज्म डेवलपमेंट प्लान, ये यूपी गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है जैन टूरिज्म को इस प्लान के थ्रू। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ हस्तिनापुर, देवघर और फिर कौसम्बी, ये 3 जगह को डेवलप किया जा रहा है इस प्लान के थ्रू। यहाँ की फैसिलिटीज़, कनेक्टिविटी इंप्रूव की जा रही है जिससे कि जैन टूरिज्म बढ़ेगा। फिर नेक्स्ट है प्रिजर्वेशन ऑफ जैन हेरिटेज एंड टेम्पल्स। ASI रिस्टोर कर रही है एंशिएंट जैन मॉन्यूमेंट्स को देवघर, मथुरा, हस्तिनापुर, इन सब रीजन्स में। ठीक है, फिर जैन कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस ये भी रिनोवेट कर रही है और मेंटेन कर रही है पिलग्रिमेज साइट्स जो भी है जैन से रिलेटेड उसको। अब नेक्स्ट है इंटरनेशनल जैन कल्चर एक्सचेंज एंड टूरिज्म ग्रोथ। ये जैन पिलग्रिमेज फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड विजिट यूपी सेक्रेड जैन साइट्स। ठीक है, जैन ऑर्गेनाइजेशन इन दुबई, USA, यूरोप, तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यूपी गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करके टेम्पल को कंजर्वेशन में हेल्प कर रही है। ये था जैनिज्म, काफ़ी हॉलिस्टिकली कवर किया है मैंने और काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है ये एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से। अब नेक्स्ट चलते हैं मौर्यन एम्पायर पे। ये फादर ऑफ चंद्रगुप्ता मौर्य, चंद्रगुप्ता मौर्य के जो फादर थे वो एक स्मॉल किंगडम मौर्य नाम के किंगडम जो कि रामगढ़ में है। ठीक है, गोरखपुर में, सॉरी रामगढ़ नहीं, रामग्राम में, गोरखपुर में है। तो उसको इस्टेब्लिश किए थे फादर चंद्रगुप्त मौर्य के जो फादर थे वो मौर्य नाम के स्मॉल किंगडम को इस्टेब्लिश किए थे जिसका कैपिटल था पिपहलीवाना। ठीक है, नेक्स्ट है सोहगौरा इंस्क्रिप्शन, ये भी गोरखपुर में ही है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में मेंशन है। ये प्राकृत और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया है और इस इंस्क्रिप्शन में 3 फूड ग्रेन स्टोर हाउस के बारे में मेंशन है। फमाइन रिलीव्स में ये स्टोर हाउस काम आता था। अब नेक्स्ट है 5 इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका जो कि यूपी में पाया गया है। ठीक है, 5 इंस्क्रिप्शन, तो 2 मेजर पिलर एडिक्ट जो है, एक मेरठ में एक प्रयागराज में। ठीक है, ये यूपी में है। एक माइनर रॉक एडिक्ट है अरोरा मिर्ज़ापुर में और 2
माइनर प्योर एडिक्ट है, कौसम्बी और सारनाथ। सारनाथ आपको पता ही है, इसका जो लायन कैपिटल वो नेशनल एम्बलम में यूज होता है। फिर नेक्स्ट है स्तूपा इन यूपी, धामेक स्तूपा जो कि वाराणसी में है, और चौखंडी स्तूपा सारनाथ और वाराणसी, सारनाथ वाराणसी में है, ठीक है। ये दोनों यूपी में ही है, ये मौर्यन टाइम का स्तूपा है। अब नेक्स्ट है पोस्ट मौर्यन पीरियड, ठीक है। इसमें साकाश का कैपिटल जो है वो मथुरा हुआ करता था, और कुशाना का जो सेकंड कैपिटल है वो भी मथुरा हुआ करता था, जो कि यूपी में है। और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट यहीं से डेवलप हुआ है, यूपी से ही फ्लरिश्ड हुआ था ये 1st सेंचुरी AD के टाइम पे। फिर नेक्स्ट आता है गुप्ता एम्पायर, ये 319 CE से 550 सेंचुरी तक था। उसके बाद फिर इसमें 3 पिलर इंस्क्रिप्शन, इंपॉर्टेंट पिलर इंस्क्रिप्शन जो है वो गुप्ता एम्पायर के, उसमें से एक है मेहरौली पिलर इंस्क्रिप्शन, जिसमें चंद्रगुप्ता वन के बारे में उनका जो कन्क्वेस्ट था, कहाँ कहाँ उन्होंने कन्क्वेस्ट किया उसके बारे में मेंशन है। दूसरा है इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, जिसमें समुद्रगुप्ता के बारे में मेंशन है। इसमें 33 लाइन्स जो है वो लिखा गया था हरिसेना के द्वारा। तीसरा है भितारी पिलर इंस्क्रिप्शन, ठीक है, इसमें स्कंदगुप्ता के बारे में मेंशन है। ये पिलर इंस्क्रिप्शन गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में है, और ये फर्स्ट हून इन्वेजन जो इंडिया में हुआ था उसके बारे में इसमें मेंशन है, और उस हून इन्वेजन को स्कंदगुप्ता के द्वारा डिफीट किया गया था, ये भी दिया हुआ है इस इंस्क्रिप्शन में। अब नेक्स्ट है गुप्ता डायनेस्टी इन यूपी। गुप्ता डायनेस्टी को गोल्डन एज बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि कल्चर जो हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, या टेम्पल आर्किटेक्चर हो गया, ये सब एडवांस स्टेज पे पहुंच चुका था गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे, इसीलिए गुप्ता डायनेस्टी को गोल्डन एज बोला जाता है। आप ये 2 मैप देखिए, यूपी कितना इंपॉर्टेंट था गुप्ता के टाइम पे। ये है 375 AD के टाइम पे। यहाँ देखिए यूपी, ये जो ये पिंक में जो रीजन है ये कोर रीजन था गुप्ता एम्पायर का, ठीक है। आप इसमें देखिए कि ये मेजॉरिटी ऑफ द एरिया यूपी का है। यहाँ पे देखिए 450 AD में ये एरिया और बढ़ गया, और ऑलमोस्ट यूपी का पूरा एरिया कवर करता है ये, ठीक है। अब नेक्स्ट है पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ यूपी इन द गुप्ता एम्पायर। फर्स्ट तो अभी हमने देखा कि यूपी एज ए कोर ऑफ गुप्ता रूल, यूपी कैसे गुप्ता रूल्स के कोर रीजन था, ठीक है। और यूपी में कैसे मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स थे, जैसे कि प्रयागराज, कौसम्बी, मथुरा, वाराणसी, ये सब गुप्ता रूल्स का मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर थे जो कि यूपी में थे। और दोआब रीजन जो है यूपी में, गंगा यमुना प्लेन, ये भी गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हर्ट लैंड था, क्योंकि गंगा यमुना प्लेन एक तो फर्टाइल लैंड प्रोवाइड करता है, दूसरा कि ट्रेड रूट प्रोवाइड करता था, जो कि गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। फिर सेकंड है प्रयागराज, जो कि एंशिएंट प्रयाग है, एंशिएंट प्रयाग की बात कर रहे हैं हम, वो पॉलिटिकल एंड रिलीजियस सेंटर हुआ करता था ये। और इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है। कौसम्बी और मथुरा ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था गुप्ता रूल्स के टाइम पे, ये की मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर हुआ करता था। फिर गुप्ता रूलर्स और उसमें कुछ उसका कंट्रीब्यूशन यूपी में क्या था। एक तो है चंद्रगुप्ता वन, ये इनका रूल था 319 से 335 CE। इन्होंने कुमार देवी, लिच्छवी प्रिंस, ठीक है, उनसे शादी किया था। उसके बाद फिर इनका कंट्रोल, शादी करने के बाद जो इनका कंट्रोल यूपी और बिहार में ये बढ़ गया था, ठीक है। नेक्स्ट है समुद्रगुप्ता 335-375 CE के टाइम पे। इन्होंने अपना एम्पायर एक्सपैंड किया था फ्रॉम प्रयागराज एंड कौसम्बी से, यहीं से इन्होंने अपना एम्पायर को एक्सपैंड किया था, तो इनका कंट्रीब्यूशन यूपी में यही है। फिर चंद्रगुप्ता 2, जिनको विक्रमादित्य भी बोला जाता है, 375 से 415 CE इनका रूल था। इन्होंने मथुरा को पैट्रोनाइज किया था, तो ये कुछ कंट्रीब्यूशन है इन रूलर्स का। अब नेक्स्ट है इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ यूपी अंडर गुप्ता, ठीक है। अब एग्रीकल्चर प्रॉस्पेरिटी, क्योंकि गंगा यमुना द्वाब था, फर्टाइल रीजन था, ठीक है, तो एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा बूम किया था गुप्ता के टाइम पे, और गुप्ता का ये बैकबोन था, ये यूपी का जो फर्टाइल लैंड है। फिर नेक्स्ट है फ्लरिशिंग ट्रेड एंड अर्बन इकोनॉमी। प्रयागराज, मथुरा, वाराणसी ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर थे, ठीक है। वाराणसी से टेक्सटाइल एंड सिल्क प्रोडक्शन होता था, मथुरा में स्टोन स्कल्पचर्स बनते थे, तो इनका ट्रेड होता था। उसके बाद फिर आइवरी गुड्स ये कौसम्बी में बनाए जाते थे, इनका भी ट्रेड किया जाता था। फिर है गुप्ता पीरियड ट्रेड रूट इन यूपी।
यूपी में गुप्ता पीरियड का ट्रेड रूट जो है वो एक इम्पॉर्टेंट है उत्तर पथ, ठीक है, जो कि यूपी को लिंक करता था तक्षशिला से, पाटलिपुत्र से, ठीक है। और फिर नेक्स्ट ट्रेड रूट है रिवर ट्रेड, गंगा यमुना का जो बेसिन था उसमें रिवर ट्रेड हुआ करता था, ठीक है। तो ये कुछ इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है यूपी का गुप्ता के टाइम पे। फिर नेक्स्ट है रिलीजियस एंड कल्चरल अचीवमेंट इन यूपी। फर्स्ट है ब्राह्मणिकल रिवाइवल एंड पैट्रोनेज ऑफ हिंदू टेम्पल्स, ठीक है। हिंदू टेम्पल्स को पैट्रोनेज दिया जाता था गुप्ता रूलर्स के द्वारा, और फिर ब्राह्मण्स को लैंड ग्रांट्स दिया जाता था। फिर इम्पॉर्टेंट एक टेम्पल है दशावतार टेम्पल जो कि देवघर यूपी में है, ठीक है। फिर नेक्स्ट एक्सपेंशन ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, कौसम्बी, सारनाथ जैसे रीजन जहाँ पे कि बुद्धिज्म जैनिज्म काफ़ी फ्लरिश्ड हुआ था, बुद्धिस्ट मोनास्टिक सेंटर था ये गुप्ता के टाइम पे। फिर संस्कृत लिटरेचर और गुप्ता पैट्रोनेज यूपी में, कालिदास, आर्यभट्ट ये सब फ्लरिश्ड हुए थे गुप्ता के टाइम पे। उसके बाद फिर गुप्ता आर्ट एंड आर्किटेक्चर, बुद्धिस्ट स्तूपा सारनाथ में, और फिर दशावतार टेम्पल देवघर यूपी, ये फर्स्ट नॉन पंचयातन टेम्पल था, ये सब डेवलप्ड हुए थे गुप्ता के टाइम पे। तो ये कुछ था हमारा रिलीजियस एंड कल्चरल अचीवमेंट यूपी में गुप्ता के टाइम पे। फिर नेक्स्ट है साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम यूपी। एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स फ्लरिश्ड हुआ था यूपी में। आर्यभट्टा, इनका जन्म तो पाटलिपुत्र में हुआ था लेकिन इन्होंने अपनी पढ़ाई यूपी में की थी, ठीक है। तो इन्होंने डेवलप किया था जीरो ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट, तो इनका कंट्रीब्यूशन यूपी में है इस तरह से था। फिर वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्ता कंट्रीब्यूटेड टू एस्ट्रोनॉमी, प्लैनेटरी साइंस। ये आपने एंसेंट हिस्ट्री जो है उसमें पढ़ा होगा, बस वही है कि यूपी के जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सैग्रीगेट करके यहाँ मैं बता रही हूँ। फिर नेक्स्ट है मेडिकल और साइंटिफिक नॉलेज। यहाँ पे सुश्रुत संहिता लिखा था इन्होंने सुश्रुत संहिता जो लिखा था वो वाराणसी में लिखा था। फिर एडवांसमेंट इन आयुर्वेदा, मेडिकल ट्रीटमेंट, तो ये सब कुछ कंट्रीब्यूशन था यूपी से गुप्ता रूल के टाइम पे। अब नेक्स्ट है यूपी इन मेडाइवल एरा, ठीक है। यूपी मेडाइवल एरा में कैसा था, फर्स्ट देखते हैं दिल्ली सल्तनत इन उत्तर प्रदेश। 1209 1526 सी के आसपास दिल्ली सल्तनत था यूपी में। फिर उत्तर प्रदेश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल प्ले करता है दिल्ली सल्तनत के टाइम पे, एज ए मेजर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, मिलिट्री एंड कल्चर सेंटर की तरह एक्ट करता है उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट सिटीज़ जैसे दिल्ली, आगरा, कन्नौज, जौनपुर, लखनऊ। दिल्ली तो यूपी में नहीं आता है बट नेबर है यूपी का। दिल्ली, आगरा, कन्नौज, जौनपुर, लखनऊ, ये कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं यूपी के जो दिल्ली सल्तनत के टाइम पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे। फिर द रीजन फ्लरिश्ड अंडर द 5 डायनेस्टी, जैसे कि मामलुक, खलजी, तुगलक, सईद, लोदी, ये 5 डायनेस्टीज़ थे ना दिल्ली सल्तनत के टाइम पे। तो ये 5 डायनेस्टीज़ के द्वारा ये रीजन, यूपी का जो रीजन था वो रूल किया गया। उसके बाद यूपी विटनेस्ड मेजर बैटल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, फोर्ट कंस्ट्रक्शन, इंडो इस्लामिक कल्चरल एक्सपेंशन। तो ये था यूपी से रिलेटेड कुछ इंट्रो। अब नेक्स्ट है ये देखिए दिल्ली सल्तनत का रूल्स जो है ये जो पिंक येलो वाला आप देख रहे हैं रीजन, ये 1335 के आसपास था। तो आप देख सकते हैं राजपुताना को छोड़ के बाकी पूरा मेजॉरिटी ऑफ द एरिया दिल्ली सल्तनत के अंडर था, ठीक है। इसमें कि आप ये देखिए यूपी जो है ये पूरा यूपी कवर होता है इसमें। नेक्स्ट है पॉलिटिकल एंड मिलिट्री इंपॉर्टेंस ऑफ यूपी। पॉलिटिकल मिलिट्री इंपॉर्टेंस, इसमें कन्नौज, जौनपुर, आगरा एक स्ट्रैटेजिक सेंटर था यूपी में दिल्ली सल्तनत के टाइम पे, और यूपी एक बैटल ग्राउंड था, ठीक है। कन्फ्लिक्ट जो होते थे दिल्ली सल्तनत और राजपुताना के बीच में, तो उसमें यूपी एक बैटल ग्राउंड की तरह काम करता था। और कन्नौज, जौनपुर ये सब मिलिट्री बेसिस थे यहाँ पे, ठीक है। राजपूत, मंगोल और लेटर मुगल के अगेंस्ट मिलिट्री बेसिस बनाए गए थे। फिर बैटल्स एंड कन्क्वेस्ट इन यूपी, फर्स्ट है बैटल ऑफ चंदावर जो कि 1194 सीई के टाइम पे था। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक मामलुक डायनेस्टी का था, फर्स्ट स्लेव डायनेस्टी जो है वो मामलुक डायनेस्टी उसी को बोलते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक उन्होंने डिफीट किया था राजा जयचंद ऑफ कन्नौज को।
फिर मुस्लिम डोमिनेंस इस्टेब्लिश हुआ था उसके बाद यूपी में। फिर जौनपुर को एज ए इंडिपेंडेंट सल्तनत डिक्लेयर किया गया था। जब दिल्ली सल्तनत जब डिक्लाइन हुआ था तो फिर जौनपुर इंडिपेंडेंट मुस्लिम किंगडम की तरह डेवलप्ड हो गया था अंडर सर्की डायनेस्टी। ठीक है, अब नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत एक्सपेंशन टुवर्ड्स ईस्टर्न इंडिया वाया यूपी। यूपी एक्टेड एज ए गेटवे ऑफ दिल्ली एक्सपेंशन इनटू बंगाल एंड बिहार। ठीक है, क्योंकि दिल्ली और बंगाल और बिहार के बीच में यूपी आता है। ठीक है, तो यूपी एक तरह का गेटवे का काम करता था दिल्ली और बंगाल बिहार के बीच में। ठीक है, फिर सुल्तान्स कीप्ट स्ट्रॉन्ग गैरिसन, बहुत अच्छे गैरिसन रखे गए थे यूपी के सिटीज़ में, ताकि वो गंगा प्लेन पे अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश किया जा सके, मेंटेन किया जा सके। अब नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज एंड गवर्नेंस इन यूपी। अब इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोविंशियल गवर्नेंस, ये था इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोविंशियल गवर्नेंस। द सल्तनत डिवाइडेड यूपी इनटू प्रोविंसेस, जिसको इक्ता बोला जाता था। ये इक्ता जो है वो रूल किया जाता था गवर्नर्स के द्वारा, जिसको मुफ्तीज बोला जाता था। और मुफ्तीज का काम जो होता था वो टैक्स कलेक्शन, लॉ इन्फोर्समेंट, ये दो काम हुआ करते थे। और गियासुद्दीन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, इन्होंने प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को और स्ट्रेंथन किया था। ठीक है, वहाँ पे आमिर इनको अपॉइंट करके, आमिर एक मिलिट्री कमांडर हुआ करते थे, वहाँ पे उनको अपॉइंट करके जौनपुर, कन्नौज, आगरा जैसे रीजन में प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रेंथन किया गया था। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ इक्ता सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जाता है दिल्ली सल्तनत में। ये लैंड रेवेन्यू जो है वो कलेक्ट किया जाता था इक्ता होल्डर्स के द्वारा, जिनको नोबल्स बोला जाता था, हु मैनेज्ड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। उनका काम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करना भी था। द सिस्टम सपोर्टेड मिलिट्री रिक्रूटमेंट, एग्रीकल्चर, टैक्सेशन एंड इंश्योर्ड गवर्नेंस स्टेबिलिटी। ठीक है, अब नेक्स्ट है जौनपुर एज ए मॉडल ऑफ प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। सर्की रूलर्स के टाइम पे जौनपुर वेल एडमिनिस्ट्रेड प्रोविंस था। ठीक है, बाद में ये इंडिपेंडेंट सल्तनत बन जाता है। डेवलप्ड एज ए स्ट्रॉन्ग जुडिशियल, रेवेन्यू एंड मिलिट्री सिस्टम यहाँ पे डेवलप हुआ था। अब नेक्स्ट चलते हैं इकोनॉमिक इम्पैक्ट एंड अर्बन डेवलपमेंट इन उत्तर प्रदेश ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत। ठीक है, फर्स्ट है ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इन दिल्ली सल्तनत। ठीक है, इसमें देखा जौनपुर, आगरा, कन्नौज ये मेजर ट्रेड सेंटर थे विथ पर्शियन एंड सेंट्रल एशिया एंड बंगाल। यहाँ पे ट्रेड हुआ करता था पर्शिया से, सेंट्रल एशिया से, बंगाल से, इन रीजन में। ठीक है, फिर कैरावन ट्रेड रूट्स बनाए गए थे जो कनेक्ट करता है यूपी को दिल्ली और बंगाल से इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए। फिर एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमी, इंट्रोडक्शन ऑफ पर्शियन एग्रीकल्चर टेक्निक, जैसे कि पर्शियन व्हील, कैनाल, इरिगेशन, ये सब इंट्रोड्यूस किया गया था दिल्ली सल्तनत के टाइम पे प्रोडक्टिविटी को, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए। और तुगलक रूलर्स जो थे उन्होंने प्रमोट किया था एग्रीकल्चर को वेल बना के, इरीगेशन चैनल्स बना के। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है टैक्सेशन पॉलिसीज अंडर द सल्तनत। अलाउद्दीन खिलजी, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स यूपी में, ताकि रेगुलर टैक्स कलेक्ट किया जा सके फार्मर से। फिर जिजिया टैक्स लाया गया था, नॉन मुस्लिम पे इम्पोज किया गया था। फिर उससे स्टेट की रेवेन्यू बढ़ी थी फ्रॉम हिंदू मर्चेंट्स एंड पीजेंट्स, उनसे। उसके बाद फिर नेक्स्ट है कल्चरल एंड रिलीजियस इन्फ्लुएंस ऑफ दिल्ली सल्तनत इन यूपी। स्प्रेड ऑफ इंडो इस्लामिक कल्चर एंड आर्किटेक्चर। जौनपुर जो है वो पर्शियन इस्लामिक आर्किटेक्चर का सेंटर बना था, जहाँ पे ग्रैंड मॉस्क, टॉम्स ये सब बनाए गए थे। फिर नोटेबल कंस्ट्रक्शन में इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है जामा मस्जिद जौनपुर, अटला मॉस्क, लाल दरवाजा मॉस्क। ये रिप्रेजेंट करता है इंडो इस्लामिक फ्यूजन को। ठीक है, ये सारे जो एग्जांपल्स है ये इंडो इस्लामिक फ्यूजन को रिप्रेजेंट करता है। फिर पैट्रोनेज टू स्कॉलर्स एंड सूफी संत, जैसे कि शेख सलीम चिश्ती, फतेहपुर सिकरी, फिर निजामुद्दीन औलिया, इन्होंने इस्लाम को स्प्रेड किया और पीसफुल को एग्जिस्टेंस को प्रमोट किया गया था इनके द्वारा। फिर नेक्स्ट आता है मदरसाज, इस्लामिक स्कूल्स डेवलप किए गए जौनपुर, लखनऊ, ये सब एरिया में। टीचिंग पर्शियन, अरेबिक, इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस, ये सब टीच किया गया। फिर इम्पैक्ट ऑन लैंग्वेज एंड आर्किटेक्चर, पर्शियन बिकम द ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज इन यूपी में पर्शियन जो है वो ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज बन गया।
ठीक है। उसके बाद फिर इन्फ्लुएंसिंग लोकल डायलेक्ट्स, वो लोकल डायलेक्ट्स को इन्फ्लुएंस करने लग गया। मेनी पर्शियन एंड उर्दू पोएट्स इमर्ज हुए यूपी के लिटरेरी सर्कल्स में, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है मिलिट्री एंड सिक्योरिटी डेवलपमेंट इन यूपी। कंस्ट्रक्शन ऑफ फोर्ट एंड मिलिट्री गैरिसन, तुगलक्स फोर्टिफाइड की सिटी जैसे कि जौनपुर, कन्नौज, आगरा, ठीक है, ताकि रिबेलियंस को प्रिवेंट किया जा सके। फिर सर्की रूलर्स ने बिल्ड किया जौनपुर फोर्ट, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंसिव स्ट्रक्चर था ये यूपी में। फिर कंट्रोल ओवर राजपूत रेजिस्टेंस को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सल्तनत फ्रीक्वेंटली क्लैशेस विथ राजपूत रूलर्स इन बुंदेलखंड एंड अवध रीजन में फ्रीक्वेंट क्लैश होता था। बैटल ऑफ कल्पी हुआ था 1431 में, जिसमें कि सुल्तान महमूद सर्की डिफीटेड राजपूत किंग्स ऑफ बुंदेलखंड। उसके बाद फिर नेक्स्ट है डिक्लाइन ऑफ दिल्ली सल्तनत एंड राइज ऑफ रीजनल पावर्स इन यूपी, ठीक है। पहले डिक्लाइन होने का सबसे बड़ा रीजन था वीकनिंग ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी। 15th सेंचुरी आते आते सल्तनत लॉस्ट कंट्रोल ओवर यूपी में उनका कंट्रोल खत्म होने लगा था, खत्म हो गया था। जौनपुर रोज एज एन इंडिपेंडेंट किंगडम, बताया था जौनपुर सर्की डायनेस्टी के अंदर एक इंडिपेंडेंट किंगडम बन गया था। फिर लोकल राजपूत एंड अफगान रूलर्स गेन डोमिनेंस इन बुंदेलखंड एंड अवध, तो ये सेंट्रल अथॉरिटी वीक हो गई थी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है मुगल कन्क्वेस्ट एंड एंड ऑफ दिल्ली सल्तनत इन यूपी। मुगल कन्क्वेस्ट हो गया, जैसे 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को डिफीट किया फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में, वहीं पे दिल्ली सल्तनत का एंड हो गया। उसके बाद फिर मुगल एब्जॉर्ब्ड यूपी एंड इन देयर एम्पायर एंड मेकिंग आगरा देयर कैपिटल अंडर अकबर, ठीक है। यूपी में मुगल का रूल इस्टेब्लिश हो गया कि अकबर के द्वारा आगरा को कैपिटल बना लिया गया, तो उसके बाद दिल्ली सल्तनत पूरी तरह से कम्प्लीटली खत्म हो गया था। कंक्लूजन यही है कि यूपी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल हिस्ट्री ऑफ दिल्ली सल्तनत में, और ये एक स्ट्रैटेजिक बेस की तरह था यूपी गवर्नेंस, ट्रेड, मिलिट्री कैंपेन, रिलीजियस एक्टिविटीज़ के लिए, और इंडो इस्लामिक कल्चर आर्किटेक्चर फ्यूजन भी हुआ था यूपी में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है। अब नेक्स्ट देखते हैं ओवरव्यू ऑफ दिल्ली सल्तनत। जैसे छोटे वाले क्वेश्चन से पूछा जा सकता है कि स्लेव डायनेस्टी का क्या कंट्रीब्यूशन था यूपी में, फिर या फिर खिलजी डायनेस्टी का क्या कंट्रीब्यूशन था, तो आप उसमें ये छोटे छोटे पॉइंट जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये डायनेस्टी वाइज हम 5 जो डायनेस्टी थे, तो डायनेस्टी वाइज कंट्रीब्यूशन थोड़ा सा मैं इसमें बता देती हूँ। देखिए, फर्स्ट है स्लेव डायनेस्टी, मामलुक डायनेस्टी 1206 से 1290 CE तक। इसमें एक्सपेंशन इनटू यूपी, इसका एक्सपेंशन यूपी में हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजा जयचंद ऑफ कन्नौज को डिफीट करके यूपी में अपना कंट्रोल बनाया था। फिर बैटल ऑफ चिंदावार, इसी में डिफीट किया गया था राजा जयचंद ऑफ कन्नौज को, ठीक है। फिर कन्नौज और गंगा यमुना दौद ये अपने अंडर कर लिया गया था, मुस्लिम कंट्रोल के अंदर कर लिया गया था। फिर मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट होता है यूपी में स्लेव डायनेस्टी के टाइम पे। इल्तुतमिश ने कंसोलिडेट किया था पावर ओवर बदौन, कन्नौज, वाराणसी, ठीक है। वहाँ पे स्ट्रॉन्ग मिलिट्री आउटपोस्ट डेवलप इस्टेब्लिश किया था। फिर रिलीजियस एंड कल्चर इन्फ्लुएंस में सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ये भी सेटल हो गए थे यूपी में, और वहाँ पे इस्लाम स्प्रेड किया गया था उनके द्वारा। फिर वीक सक्सेसर और मंगोल इन्वेजन के कारण स्लेव डायनेस्टी वीक हो गई यूपी में। फिर नेक्स्ट आता है खिलजी डायनेस्टी, ये 1219 से 1320 सेंचुरी तक था। इसमें है अलाउद्दीन खिलजी का एक्सपेंशन एंड मिलिट्री कंट्रोल, जिसमें कि जौनपुर एंड कन्नौज मिलिट्री गैरिसन बनता है अगेंस्ट मंगोल, ठीक है, जौनपुर और कन्नौज। फिर बुंदेलखंड, अवध राजपूत स्ट्रॉन्ग होल्ड सबड्यूड, इनका जो स्ट्रॉन्ग होल्ड था वो कम हो जाता है। फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन यूपी, प्राइस कंट्रोल मेजर्स इंप्लीमेंट किया जाता है दिल्ली आगरा रीजन मार्केट में। फिर उसके बाद एग्रीकल्चर रेवेन्यू रिफॉर्म्स लाए जाते हैं, जिसमें कि लैंड रेवेन्यू कलेक्शन जो है वो बढ़ाया जाता है गंगा यमुना प्लेन में। फिर डिक्लाइन हो जाती है क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, अलाउद्दीन के डेथ के बाद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण खिलजी रूल जो है यूपी में वो कम हो जाता है। उसके बाद आता है तुगलक डायनेस्टी जो 1320 से 1414 सेंचुरी तक था। उसके बाद फिर इसमें अर्बन एंड मिलिट्री डेवलपमेंट होता है। गयासुद्दीन तुगलक फोर्ट बिल्ड करता है जौनपुर और कन्नौज जैसे रीजन में, ताकि ट्रेड रूट्स को सिक्योर किया जा सके। फिर फिरोज शाह तुगलक रिफॉर्म लेके आता है यूपी में, वो इरिगेशन कैनल्स और वेल्स बनाता है एग्रीकल्चर को बूस्ट करने के लिए, और इस्लामिक लर्निंग और आर्किटेक्चर को प्रमोट करता है, और जौनपुर को एक मेजर इस्लामिक सेंटर की तरह डेवलप किया जाता है। मंगोल और राजपूत ट्रेड
थ्रेट्स, जैसे कि फ्रीक्वेंट मंगोल कॉन्फ्लिक्ट होता है, लेड टू स्ट्रॉन्ग मिलिट्री फोर्टिफिकेशन किया जाता है तुगलक डायनेस्टीज के द्वारा। फिर वही सेम रीजन है, वीक सक्सेसर थे, लोकल रिवेलियंस वीकेंड तुगलक कंट्रोल इन यूपी। अब नेक्स्ट आता है सईद डायनेस्टी। ये 1414 से 1451 सेंचुरी तक था। यहाँ पे वीकेंड सल्तनत रूल्स इन यूपी, यहाँ पे सल्तनत रूल जो है यहाँ से वीक होना स्टार्ट हो गया था, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था सईद डायनेस्टी के टाइम पे। ये कंट्रोल्ड ओनली लिमिटेड एरिया, जैसे कि दिल्ली, आगरा या फिर वेस्टर्न यूपी, यहीं पे इनका लिमिटेड एरिया में ही कंट्रोल था। राइज ऑफ रीजनल पावर, जौनपुर यहाँ पे इंडिपेंडेंट सर्की किंगडम की तरह डेवलप हो गया था। फिर लोकल चीफ्टेंस, राजपूत और अफगान्स का पावर बढ़ गया था, जिसके कारण सईद अथॉरिटी जो है, सईद डायनेस्टी जो है वो डिक्लाइन हो गई थी। अब आता है लोधी डायनेस्टी, जो कि 1451 से 1526 सेंचुरी तक था। इसने स्ट्रेंथनिंग ऑफ आगरा एंड जौनपुर, आगरा और जौनपुर को काफ़ी अच्छे से स्ट्रेंथन किया गया लोधी डायनेस्टी के द्वारा। भगोल लोधी ने जौनपुर को एनेक्ट किया था 1484 में। उसके बाद इंडिंग सर्की इंडिपेंडेंस, सर्की का जो इंडिपेंडेंस था वो ख़त्म कर दिया था। फिर आगरा बिकम द मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर अंडर लोधी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एग्रीकल्चर ने रेवेन्यू पॉलिसीज ये लाया गया, लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म लाए गए, जैसे कि टैक्स कलेक्शन इम्प्रूव किया गया, यूपी के फार्मर्स के द्वारा जो टैक्स लिया जाता था वो बढ़ाया गया। फिर डिक्लाइन हुआ इब्राहिम लोधी, जो डिफीट हो जाता है बाबर के द्वारा बैटल ऑफ पानीपत में 1526 में। उसके बाद दिल्ली सल्तनत पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है और फिर मुगल एम्पायर राइज हो जाता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जौनपुर सिटी, क्योंकि जौनपुर सिटी हमने देखा सब जगह जौनपुर का काफ़ी रोल था, ठीक है, दिल्ली सल्तनत के टाइम पे। इसलिए जौनपुर सिटीज़ को एक अलग से देख लेते हैं। जौनपुर सिटीज़ को सिराज हिंद भी बोला जाता है। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक फाउंडेड 2 सिटी इन यूपी इन द मेमोरी ऑफ हिज कजन महमूद बिन तुगलक, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के मेमोरीज में उसने 2 सिटी फाउंड करता है, एक तो है जौनपुर, दूसरा है फिरोजाबाद, ठीक है। फिर नेक्स्ट है मलिक सरवार वॉज अपॉइंटेड एज ए हेड ऑफ द सिटी। इसको जौनपुर सिटी का हेड अपॉइंट किया जाता है, किसको, मलिक सरवार को, ठीक है। अब ये सब नाम याद रखेंगे। ही डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस इन 1394, उसी ने 1394 में जौनपुर सिटी को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया था। ही एंड हिज सन मुबारक शाह फाउंडेड द सर्की डायनेस्टी, ठीक है, उसने सर्की डायनेस्टी फाउंड किया। जौनपुर वजह स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर था, स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर की तरह बनाया गया था, हम लोग पढ़े थे ऊपर। फिर प्रोमिनेंट मॉन्यूमेंट जैसे कि अटरा मस्जिद, जामा मस्जिद, लाल दरवाजा मस्जिद, ये सब कुछ मॉन्यूमेंट जौनपुर में है। फिर 1479 में भगोल लोधी कनकर्ड कर लिया था जौनपुर को, ठीक है। ये जौनपुर सिटीज़ के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। ये छोटे 8 नंबर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें पूछे जा सकते हैं। आज के लेक्चर में यहीं पे फिनिश करते हैं, वरना फिर लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर आपको पढ़ने में प्रॉब्लम होगी। तो अब नेक्स्ट बचता है मुगल डायनेस्टी, उसके बाद फिर इम्पॉर्टेंट एंशिएंट सिटी, जो अगले वीडियोज़ में मैं कवर कर दूंगी। उसके बाद यूनिट 1 ख़त्म हो जाएगा, ज़्यादा बचा नहीं है इसमें, सिर्फ मुगल बचे हैं और एंशिएंट सिटीज़ बचे हैं। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।